नमस्कार, मैं विज्ञान कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुनता जा में स्वागत करता हूँ। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए भारतवर्ष कैसे उन्नति कर सकता है के प्रश्नावली हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। पाठ का पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है, क्यों कहा गया है। उत्तर, पाठ में लिखा गया शब्द इसलिए कहे हैं क्योंकि भारतीय लोगों में आलस समा गया है। इस कारण वे काम करने से बचते हैं। यह देखते हुए उन्होंने कहा है कि अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। वह कहते हैं कि इसके लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर व्याप्त आलस को हटाना होगा। भारतीयों में निकम्मेपन का जो रोग पाल रखा है उससे निजात पाना होगा। आलस मनुष्य को परिश्रम करने से रोकता है, जिससे मनुष्य का और देश का विकास रुक जाता है। दूसरा प्रश्न है, जहाँ रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हों वहाँ क्यों ना ऐसे समाज हो। वाक्य में लेखक ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है। उत्तर, रॉबर्ट साहब बहादुर कलेक्टर थे। ऐसा लिखकर लेखक ने ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ का राजा सजग हो। जहाँ का राजा सजग होगा वहाँ के लोगों को सजग होना पड़ेगा। उनके अंदर आलस नहीं होगा। अपने तथा राज्य के विकास के लिए समाज को काम करना पड़ेगा। समाज की सजगता के कारण चारों ओर उन्नति तथा विकास होगा। तीसरा प्रश्न, जिस प्रकार ट्रेन बिना इंजन की नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो से लेखक ने अपने देश की खराबियों के मूल कारण खोजने के लिए क्यों कहा है। उत्तर, हिंदुस्तानी लोगों की रेल की गाड़ी से तुलना इसलिए की गई है क्योंकि जैसे रेल की गाड़ी को चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है, वैसे हिंदुस्तानी लोग स्वयं काम करने के आदी नहीं होते। उन्हें ट्रेन के इंजन की भांति कोई ना कोई नेतृत्व करने वाला चाहिए। पूरे भारत में अलग अलग जाति संप्रदाय आदि के लोग रहते हैं। इनमें स्वयं चलने की क्षमता है ही नहीं। इन्हें सदियों से एक बाहरी व्यक्ति ही अपने इशारे पर नचा रहा है। यह सही नहीं है। इसलिए लेखक कहता है कि हमें इसका कारण खोजना पड़ेगा। चौथा प्रश्न, देश की सब प्रकार से उन्नति हो, इसलिए लेखक ने जो उपाय बताए उनमें से किन्हीं चार उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। उत्तर, लेखक के अनुसार आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी कारण हम निकम्मे बने हुए हैं। अतः हमें इस आलस्य को त्यागना होगा। अपने समय का सही सदुपयोग करना होगा। इस तरह हम समय का सही उपयोग करके उन्नति के मार्ग में चल सकते हैं। दूसरा, हमें अपने स्वार्थों तथा हितों का त्याग करना होगा। लेखक के अनुसार हमें अपने देश, जाति, समाज इत्यादि के लिए अपने स्वार्थ तथा हितों को त्याग करना होगा। तीसरा, हमें शिक्षा के महत्व को समझना होगा। शिक्षा के महत्व को समझकर उसे भारत के घर घर पहुंचाना होगा। इस तरह शिक्षित भारत की उन्नति निश्चित है। हमें भारत के से बाहर जाकर भी अन्य स्थानों को समझना होगा। इस तरह हम कुएं का मेढक नहीं रहेंगे और हमारी तरक्की अवश्य होगी। पांचवा प्रश्न, लेखक जनता से मतांतर छोड़कर आपसी प्रेम बढ़ाने का आग्रह क्यों करता है। उत्तर, लेखक जानता है जनता से मतांतर के भेदभावों को छोड़कर आपस में प्रेम भाव से मिलजुल कर रहने का आग्रह करता है, क्योंकि इससे आपसी भाईचारा बढ़ेगा। भारतीय जनता के पिछड़ेपन के पीछे सबसे बड़ा कारण यहाँ व्याप्त जाति तथा धार्मिक भेदभाव है। इसी ने भारत की नींव को खोखला किया हुआ है। इसके कारण भारत की एकता तथा अखंडता खंडित हो रही है। हम जाति तथा वर्गगत संकीर्णता से मुक्त होकर देश की उन्नति के लिए मिलजुल कर प्रयास करेंगे तो भारतवर्ष को आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकती है। छठा प्रश्न, आज देश की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में नीचे दिए गए वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। उत्तर, लेखक कहता है कि भारत का पैसा आज 1000 रुपयों में होता हुआ इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी तथा अमेरिका में जा रहा है। आज की स्थिति पूरी तरह ऐसी नहीं है कि फिर भी हमारा पैसा इन देशों में जा रहा है। आज भी भारत विदेशी ब्रांड के कपड़े, जूते, घड़ियाँ इत्र इत्यादि पहनते हैं और पैसे बाहर जाता है। हम भी व्यापारिक लेन देन के कारण विदेशी मुद्रा भारत लाते हैं। इस तरह स्थिति बराबर की बनी हुई है।
7वां प्रश्न, आपके विचार से देश की उन्नति किस प्रकार संभव है? कोई 4 उदाहरण तर्क सहित दीजिए। पहला उदाहरण, देश की उन्नति के लिए हमें आलस्य त्याग देना चाहिए, क्योंकि इसी के कारण हम निकम्मे बने हुए हैं। हमें समय का मूल्य पहचान कर देश की तरक्की के लिए जी जान से लग जाना चाहिए। दूसरा उदाहरण, हमें जनसंख्या पर नियंत्रण रखना होगा। हमारे देश का साधन आबादी के कारण जल्दी समाप्त हो जाएंगे और हमें दूसरे देशों में निर्भर होना पड़ेगा, अतः हमें जनसंख्या को बढ़ाने में से रोकना होगा। तीसरा उदाहरण, हमें जनसंख्या पर नियंत्रण रखना होगा। अच्छा, ये तो हो चुका है। 8वां प्रश्न, भाषण की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए कि पाठ भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। एक भाषण है। उत्तर, संबोधनात्मक भाषण संबोधन शैली पर आधारित होते हैं। इसे आरंभ ही संबोधन से किया जाता है। स्पष्टता, भाषण में विषय और भाषा को स्पष्टता होना चाहिए। भाषण देने वाले को पता होना चाहिए कि वह कब किस बात को बोले और किस तरह से सुनने वाले को खुद से जोड़ सके। रोचकता सुनने वाले को भी बांधे रखती है। वक्ता विभिन्न माध्यम से जैसे व्यंग, चुटकुले, आरोपों द्वारा श्रोता को बांधता है। ओजपूर्ण, वक्ता को भाषण देते समय उत्साह और प्रेरणादायक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि श्रोता को कुछ सीखने और कुछ करने का अवसर मिले। पूरे पाठ में लेखक ने भारत की जनता को संबोधित किया है। उन्होंने अपने विभिन्न विचारों से जनता को अवगत कराया है और उन्हें प्रेरणा देने का काम किया है। इसमें उन्होंने भारत के लोगों की कमियां बताई है, ब्रिटिश शासन पर व्यंग्य किया तथा उनके कार्यों के लिए उनकी सराहना भी की है। लोगों को चेताने और सजग करने के उद्देश्य से यह भाषण दिया गया है। इस भाषण में हर उस विषय को रखा गया है जो भारत को किसी न किसी रूप से कमज़ोर बना रहा था। 9वां प्रश्न, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो से लेखक का क्या तात्पर्य है? वर्तमान संदर्भों में इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है। सारा सरकारी तथा अर्ध सरकारी काम उसी भाषा में किया जाता है। वही शिक्षा का माध्यम भी है। कोई भी देश अपनी राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही विकास पथ पर अग्रसर होता है। हम अपनी भाषा में अपने विचारों को अच्छी प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए हमें अपने देश की पहचान बनाने के लिए अपनी भाषा की भी उन्नति करनी चाहिए। आज आज़ादी के 70 साल से अधिक होने के बावजूद हिंदी को उचित स्थान नहीं मिल पाया है। इसका एक कारण तो यह भी है कि यह आज तक पूरे भारत की भाषा नहीं बन पाई है। अन्य प्रांतीय भाषाओं के होने के कारण हिंदी भाषा का पूरे राष्ट्र में प्रचार नहीं हो सका। अभी के समय भी हिंदी का विस्तृत ज्ञान रखने वालों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है और हिंदी अपमानित होती रही है। आज भी कई संगठन हिंदी को राष्ट्रभाषा का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांशों का व्याख्या कीजिए। पहला, सास के अनुमोदन से फिर परदेश चला जाएगा। उत्तर, इन पंक्तियों में लेखक ने भारतवासियों की आलस्य प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है। वह बताते हैं कि एक बहू अपनी सास से पति से मिलने की आज्ञा लेकर पति के पास गई। वहाँ उसका मिलन नहीं हो पाया, कारण वह लज्जा के कारण कुछ बोल ही नहीं पाई। सारी परिस्थितियाँ उसके अनुकूल थी, मगर लज्जा उसके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गई। उससे इस कारण पति का मुख देखना भी नसीब नहीं हुआ। अब इसे उसका दुर्भाग्य ही कहें कि अगले दिन उसका पति वापस जाने वाला था, अतः उसने आया अवसर गंवा दिया। इसके माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि भारतवासियों को सभी प्रकार के अवसर मिले हुए हैं। भारतवासियों में आलस्य इस प्रकार छाया हुआ है कि वह इस अवसर का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद यह अवसर चला जाएगा तो हमारे पास दुख और पछतावे के अतिरिक्त कुछ नहीं बचेगा। दूसरा प्रश्न, दरिद्र कुटुंबी इस तरह वही दशा हिंदुस्तान की है। इन पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि एक गरीब परिवार समाज में अपनी इज्जत बचाने में असमर्थ होते जा रहा है। लेखक कि गरीब तथा कुलीन वधू अपने फटे हुए वस्त्रों में अपने अंगों को छिपाकर अपनी इज्जत बचाने का हर संभव प्रयास करती है। भाव यह है कि उसके पास साधन बहुत ही सीमित है और वह उसमें ही कोशिश करती है। ऐसे ही भारतवासियों के हाल हैं। चारों ओर गरीबी विद्यमान है। सभी गरीबी
से त्रस्त हैं। इसके कारण लोग अपनी इज्जत बचा पाने में असमर्थ हो रहे हैं। यह गद्यांश भारत की गरीबी का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करता है। तीसरा प्रश्न, वास्तविक धर्म तो शोधे और बदले जा सकते हैं। उत्तर, यह गद्यांश उस स्वरूप को दर्शाता है जो भारत में विद्यमान धर्मों का है। धर्म मनुष्य को भगवान के चरण कमलों की भक्ति करने के लिए कहता है। हमें इसे समझना होगा। जो अन्य बातें धर्म के साथ जोड़ी गई है वे समाज धर्म कहलाती हैं। समय और देश के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। धर्म का मूल स्वरूप हमेशा एक सा रहता है, बस हमें इसके व्यवहारिक पक्ष को बदलने का प्रयास करना चाहिए। और इसी के साथ हमने पूरी कहानी को पूर्ण किया और आगे की वीडियोस में हम चैप्टर 8 की ओर बढ़ेंगे। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते होंगे तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं के साथ शेयर करें। धन्यवाद।